हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर नंबर 9 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग बिगो नोटेशन पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। बिगो नोटेशन समझने से पहले जरा हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये बिगो नोटेशन है क्या। तो मैं अगर एक प्रोग्राम की हम बात करें तो प्रोग्राम में बहुत सारे स्टेटमेंट होंगे जिनको आप एग्जीक्यूट करते हैं और रिजल्ट जनरेट करने की कोशिश करते हैं। प्रोग्राम में बहुत सारे वेरिएबल होंगे, उनकी प्रोसेसिंग होगी और फाइनल रिजल्ट आएगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग का। लेकिन प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप किस तरीके से निकालते हैं, इसके लिए हमने बनाया एल्गोरिदम। और एक ही प्रॉब्लम के लिए अलग अलग एल्गोरिदम बनाए जा सकते हैं, वो हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया है। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किसी प्रोग्राम को या एल्गोरिदम को जब टाइम या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लेवल पर हम एनालिसिस करने की कोशिश करें तो उसको मैथमेटिकल नोटेशन में कैसे कन्वर्ट किया जाए, मैथमेटिकली हम कैसे अंडरस्टैंड करें, कैसे हम प्रोग्राम के लॉजिक को समझने की एनालिसिस करके बता दें कि ये पर्टिकुलर प्रोग्राम उस प्रोग्राम से अच्छा है। अगर दो अलग अलग प्रोग्रामर ने प्रोग्राम बनाया एक ही प्रॉब्लम के लिए, ऐसा हो सकता है कि किसी एक शॉप के लिए 4 अलग अलग वेंडर ने 4 प्रोग्राम बना दिया। सवाल है कौन सा प्रोग्राम अच्छा है, ये कैसे पता चलेगा। और कोई भी कस्टमर जो है वो ऐसा तो नहीं करेगा कि अच्छा चारों को हम कुछ दिन चला के देखेंगे, क्योंकि एक बार प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन में अगर आप उसको सॉफ्टवेयर को मशीन पर अपलोड करते हैं तो उसमें बहुत सारे डेटा की प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है। उसके बाद उसमें मॉडिफिकेशन करना, चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन उसी प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन तो किया जा सकता है। फिर दूसरे प्रोग्राम के विषय में आप नहीं सोच सकते। इसका मतलब है कि जब हम प्रोग्राम को परचेज करने जाएं तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, एक आम अगर लेमैन की भाषा में हम बात करें तो हम कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में लेने जाते हैं, एक मोबाइल खरीदने जाते हैं, तो हम क्या जज करते हैं, किस कंपनी का है, क्या इसके परफॉर्मेंस हैं, इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, ये इसमें कैमरा क्या है, कैमरा का रिजोल्यूशन क्या है, मोबाइल का रिजोल्यूशन क्या है, मतलब उसके सारे डिटेल में रैम कितना है, ये सब चीज़ हम जानने की कोशिश करते हैं। तो हम 2-4 अलग अलग कंपनी के मोबाइल है तो सारे मोबाइल तो एक ही तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, लेकिन कौन अच्छा है कौन बुरा है इसको कैसे हम जज करेंगे। तो अगर एक मोबाइल जो हमारे हाथ में है, स्मार्टफोन की अगर हम बात करें, तो उसको जज करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। हर बच्चों के सामने, हर लोगों के सामने ये समस्या होती है। जब भी परचेज करने की बात होती है 2-4 लोगों से वो सलाह लेते हैं कि देखिए हम तो खरीदना चाहते हैं, ये हमारा रेंज है, कौन सा बढ़िया सिस्टम है। तो उसके पैरामीटर क्या होंगे। अब ये नॉर्मल स्टूडेंट की बात है तो पैरामीटर हम लोग ये मान के चलते हैं कि मेरा दोस्त कह रहा है वो इस्तेमाल किया है इसलिए बेटर है, लेकिन ये पैरामीटर सॉफ्टवेयर में तो नहीं चलता। सॉफ्टवेयर में हमको ये देखना होगा कि 4 अलग अलग सॉफ्टवेयर है, उनमें उन्होंने कौन सा एल्गोरिदम यूज किया है और उस एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो कॉम्प्लेक्सिटी को जज करने का सबसे अच्छा सा माध्यम है वो ऑर्डर ऑफ नोटेशन। अब हम बिगो नोटेशन की बात कर रहे हैं तो ओ मीन्स यहाँ हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ। अब जरा सा देखने समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैथमेटिकल नोटेशन में हम जाएंगे तो हमारे पास 2 फंक्शन की, हम फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, फंक्शन fn और gn। देखिए fn क्या कहता है कि फंक्शन ऑफ द नंबर ऑफ एन एलिमेंट एग्जीक्यूटेड इन द प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं जिनको एग्जीक्यूट करने के बाद हमको रिजल्ट आता है, उनको रिप्रेजेंट करते हैं fn से। और इसके बाद एक टर्म है gn। तो gn क्या करता है कि एक्सप्रेसिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम, इट प्रोवाइड एन अपर बाउंड, इट इंडिकेट्स। अगर मैथमेटिकल नोटेशन की हम बात करें तो हम बोलते हैं fn इज इक्वल और लेस देन c ऑफ gn। तो gn क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम प्रोग्राम है, प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी की बात करता है। और ये c है कांस्टेंट वैल्यू, c इज ए कांस्टेंट। अब c जो कांस्टेंट वैल्यू हमने ऐड किया,
हमारा हमारा जो एल्गोरिदम है, जो सिस्टम हमने अपनाया है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी और उसमें कुछ कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करके हमने बनाया है एफ एन। और ये एफ एन हमेशा सी ऑफ जी ऑफ एन से कम होना चाहिए। तो ये कांस्टेंट क्या है भाई हमारे प्रोग्राम में? तो देखिए, प्रोग्राम में कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स हैं। प्रोग्राम का नेचर, बिहेवियर, जैसे प्रोग्राम किसी न किसी कंप्यूटर पर चलेगा, एक फिजिकल कंप्यूटर होगा, उसके अंदर प्रोसेसर भी होगा, एक निश्चित प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्राम को कंपाइल या इंटरप्रेटर की हम बात करते हैं, अगर जावा की बात करते हैं तो कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों की आवश्यकता होती है। अगर सी प्लस प्लस में हम बनाते हैं, सी में बनाते हैं, तो सिर्फ कंपाइलर से काम हो जाता है। तो कुछ ऐसे लैंग्वेज है जो कंपाइलर बेस्ड है, कुछ ऐसे लैंग्वेज है जो इंटरप्रेटर बेस्ड है, कुछ ऐसे लैंग्वेज है जो दोनों पर बेस्ड है। तो उनके आधार पर भी कुछ डिले होगा, कुछ टाइम लगेगा, तो वो भी कांस्टेंट वैल्यू है। तो देखिए, पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्वालिटी ऑफ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर भी अलग अलग वर्सन के हो सकते हैं। अब हम किसी को बांध तो नहीं सकते कि ये हमारा लैंग्वेज है तो इसी पर्टिकुलर कंपाइलर पर आप रन कीजिए। कंपाइलर आपका एडवांस वर्सन का भी हो सकता है, ओल्ड वर्सन का भी हो सकता है, आप रन करें, कोई दिक्कत नहीं है। सीपीयू की स्पीड, सीपीयू स्पीड हर कंप्यूटर के लिए अलग अलग होगा। अगर हम अलग अलग मॉडल, मैक मॉडल के कंप्यूटर की बात करें, अलग अलग कंपनी के कंप्यूटर की बात करें, तो सीपीयू की स्पीड भी वेरी करेगी। साइज ऑफ मेन मेमोरी एंड द एक्सेस टाइम, एक्सेस टाइम टू इट। अब इसको जरा सा समझें कि मान लेते हैं हमारा कोई एक प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम में रिक्वायरमेंट है 1 MB मेमोरी की, लेकिन हमारे मशीन में 512 KB का स्पेस अवेलेबल है। तो आर्किटेक्चर में हम समझ गए हैं कि अब हमारे पास वो टेक्निक है, पेजिंग का कॉन्सेप्ट लगा करके हम इस प्रोग्राम को 1 MB के प्रोग्राम को छोटे मेमोरी में भी रन करने का टेक्निक तो हमारे पास है। अब मेमोरी का एक्सेस टाइम चेंज होगा कि नहीं? अब 1 MB पूरा स्पेस होता तो पूरे प्रोग्राम को हम एक बार रैम में डाल देते, एग्जीक्यूट करते। लेकिन आज के डेट में मल्टीटास्किंग के ज़माने में अगर हम 4 GB रैम भी लगाते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि 1 GB हम किसी एक प्रोग्राम को एलोकेट कर देंगे, क्योंकि उसमें 200 तरह के प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं। हर प्रोग्राम का अपना अपना रिक्वायरमेंट है। तो हम अपने स्पेशल प्रोग्राम को, यूजर के प्रोग्राम को कितना मेमोरी दे पाएंगे, ये ऑपरेटिंग सिस्टम बताएगा, रन टाइम में बताएगा, और जो उपलब्ध होगा उसी में हमको रन करना होगा प्रोग्राम को। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा प्रोग्राम जितना बड़ा है वो सारा का सारा प्रोग्राम मेन मेमोरी में लोड नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? हमको पेजिंग का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। अब सेकेंडरी मेमोरी से, हार्ड डिस्क से हम उसके एक्टिव पार्ट को लाएंगे, फिर ट्रांसफ़र करेंगे। तो इस तरह से हम मेमोरी में पार्ट बाय पार्ट प्रोग्राम को लोड कर रहे हैं, उसमें भी टाइम लगेगा। द नॉलेज ऑफ द प्रोग्रामर, देखिए ये सी जो कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें प्रोग्रामर के लैंग्वेज, क्योंकि स्टेटमेंट तो प्रोग्रामर यूज करेगा। अब एक ही एक्टिविटी के लिए अलग अलग शॉर्टकट भी है हमारे लैंग्वेज में। कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोग्राम लिखता है, कोई शॉर्टकट से काम करता है। प्रोग्राम में अलग अलग ऑपरेटर के अलग अलग प्रेसिडेंस ऑर्डर है। तो किस ऑर्डर में आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कैसे आप बना रहे हैं प्रोग्राम, उस पर डिपेंड करता है। और यही नहीं, इसके साथ साथ एल्गोरिदम आपने कौन सा सेलेक्ट किया है, एल्गोरिदम इटसेल्फ एक कांस्टेंट वैल्यू जनरेट करेगा। मतलब ये जो टाइम है, हम इसको एक फिक्स टाइम मान लेंगे, क्योंकि हमने जो एल्गोरिदम अडॉप्ट किया है, जो प्रोग्रामर का नॉलेज है, जो हमारा मेमोरी एलोकेशन है, सीपीयू का स्पीड है, कंपाइलर इंटरप्रेटर के एक्टिविटी की बात है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात है, ये तो फिक्स हो जाएंगे। जब हमने फाइनली सेलेक्ट कर लिया, प्रोग्राम को लिखने का मन बना लिया, तो इसमें से कोई भी चीज़ बदलेगा क्या? कोई चेंज नहीं होगा। अब तो उस पार्टिकुलर मशीन पर या उस सॉफ्टवेयर के लिए सारा रिक्वायरमेंट फिक्स है। तो इन सब को रिप्रेजेंट करते हैं हम सी से। तो सी ये कांस्टेंट वैल्यू है। ये कांस्टेंट वैल्यू
कुछ भी होगा। जब एल्गोरिदम में कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो जनरली हम सी को इग्नोर भी कर देते हैं, क्योंकि ये तो फिक्स है भाई, इसको तो बदला नहीं जा सकता। ये हर मशीन पर कुछ ना कुछ अपना वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकता है। हो सकता है कांस्टेंट का वैल्यू 5 हो और कहीं इसका वैल्यू 10 हो, कहीं 20 हो। अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बात करें तो इन सारी एक्टिविटी के लिए 20 सेकंड किसी में लगेगा, किसी में 5 सेकंड लगेगा, किसी में 10 सेकंड लगेगा। तो ये वैल्यू कुछ भी हो सकता है और इसका प्रभाव भी हमारे सिस्टम के परफॉर्मेंस पर, हमारे सॉफ्टवेयर के परफॉर्मेंस पर पड़ता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अब जरा सा इसको थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करें कि अब जीएन, जैसे एक मैथमेटिकल फंक्शन की हम बात करें, जीएन का अगर वैल्यू, अब अलग अलग वैल्यू हमने जीएन का यहाँ पर लिया है, उसके आधार पर एफएन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जीएन का वैल्यू है 10, 10 कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ पर 10 हो, 1 हो, 1000 हो, 100 हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉम्प्लेक्सिटी जब हम मेजर करने की कोशिश करेंगे, एफएन का वैल्यू रिप्रेजेंट, ऑर्डर ऑफ जीएन हमेशा ये 1 होगा। मतलब अगर कांस्टेंट वैल्यू कुछ है तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर न्यूमेरिक वैल्यू से कोई असर नहीं पड़ता है। किसी भी वैल्यू में आप फंक्शन में नीचे देख लें, 2n² + 1 + 5 - 10, इसका कोई बहुत महत्व नहीं है। और इन सब के लिए हम ऑर्डर ऑफ 1 की बात करते हैं। ये है कॉम्प्लेक्सिटी रिप्रेजेंटेशन, ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एन, मतलब एफ एन जो है जीएन के इस पर्टिकुलर किसी भी वैल्यू के लिए ऑर्डर ऑफ 1 होगा। इसको आप ध्यान में रखेंगे, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब जरा सा कुछ इक्वेशन को देखें। अगर हमारा एक्सप्रेशन 2nq + 1 है तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, ऑर्डर ऑफ nq। देखिए ऑर्डर ऑफ nq लिखने का हमारा मकसद क्या है कि हम जानते हैं कि पूरे एग्जीक्यूशन में 2 का भी वैल्यू है, 1 का भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, लेकिन ये वैल्यू जो है एक्चुअल में इस प्रोग्राम में n का जो भी वैल्यू, n का 5 अगर हम वैल्यू ले लें तो 5q क्या होगा, 125। तो ये डिपेंड करेगा सीधे n पर, एक्सपोनेंशियल वैल्यू में मूवमेंट हो सकता है। तो ये जो n का वैल्यू है ये सबसे बड़ा इफेक्ट डालता है हमारे एल्गोरिदम पर। आप जब भी इसकी बात करेंगे तो कभी भी इस बात को ध्यान में नहीं रखेंगे कि हमारे आगे पीछे ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, चाहे 2 है, 3 है या 2nq + 3nq है, हम इसको 5nq भी लिख सकते थे। तो ये जो वैल्यू है इसका कोई बहुत मतलब नहीं है। मैथमेटिकल नोटेशन में जब हम जाएंगे तो सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, एक्चुअल में कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करने का मतलब है कि मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या होगा, वर्स्ट केस में क्या होगा सिचुएशन। जैसे एक प्रोग्राम हमने बनाया, तो अगर हम आप उसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपसे पूछते हैं, आपने प्रोग्राम बनाया, हम आपसे पूछते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो आप वर्स्ट केस में बनाएंगे मैक्सिमम इतना पीरियड लगेगा। एक कोर्स बच्चा करता है कि 3 ईयर का प्रोग्राम है, लेकिन उसका मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या है। अगर हम जो पॉलिटेक्निक की बात करें तो 5 ईयर मान के चलते, कोई भी 3 ईयर प्रोग्राम में मैक्सिमम ड्यूरेशन हम 2 ईयर ही बढ़ाते हैं, जनरली 5 ईयर रखा जाता है। इसका मतलब है कि आप पुअर से पुअर स्टूडेंट को भी कम से कम 5 ईयर में उस कोर्स को कंप्लीट कर लेना है। अगर वो नहीं कोर्स को कंप्लीट करता है तो हम ये मान लेते हैं कि वो नॉट फिट फॉर दिस एजुकेशन। मतलब वर्स्ट केस में क्या सिचुएशन होगी, कितना टाइम लगेगा। टाइम एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं बता सकते, एग्जैक्ट वैल्यू तो बहुत सारे पैरामीटर पर इफेक्ट डालेंगे, इन नंबर ऑफ n के वैल्यू पर भी डिपेंड करेगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम का ड्यूरेशन। और जब कॉम्प्लेक्सिटी की बात आएगी तो एक तरह से आप मान लें मोटा मोटी टाइम की बात हम पूछें कि वर्स्ट केस सिचुएशन में क्या होगा, कितने मेमोरी की जरूरत होगी, कितने टाइम की जरूरत होगी ताकि हमारा मशीन इफिशिएंटली चल सके। तो ऐसी स्थिति में हम बात करते हैं तो सीधे हम बात करते हैं इस n की बात। और n के पावर की बात अगर हो तो स्वाभाविक है कि जैसे देखिए कॉम्प्लेक्सिटी को अगर हम मेजर करना, कॉस्ट की बात अगर कर लें हम, कि मान लेते हैं हमें किसी स्टूडेंट को पूरा
ड्रेस खरीदना हो, पैंट खरीदना हो, शर्ट खरीदना हो, जूता खरीदना हो, तो एवरेज हम लोग मान के चल सकते हैं कि इन सारे अगर वेल मेंटेन ड्रेस चाहिए बच्चे को, अच्छा पैंट शर्ट जूते की बात है, तो हम एवरेज मान के चलते हैं कि 5,000 रुपये खर्च होंगे। अब कोई पर्सन बोलता है कि अच्छा हैंकरचीफ भी उसमें जोड़ दे, तो अगर रुमाल का भी कॉस्ट जोड़ दिया जाए तो हम क्या बोलेंगे? अरे 5,000 रुपया में हो जाएगा। मतलब एक्चुअल कॉस्ट जो है उसमें उस हैंकरचीफ का कॉस्ट तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। 5,000 रुपये में 50 रुपये का सामान आप जोड़ें या निकालें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कुछ वही स्थिति है। बाकी के जो पैरामीटर हैं न्यूमेरिक वैल्यू, इनका हम बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं। मान के चलते हैं कि मैक्सिमम ड्यूरेशन हमको पता चल जाएगा कि कितने कॉस्ट बियर करने पड़ेंगे। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है कि कॉस्ट, टाइम का क्या कॉस्ट होगा, स्पेस का क्या कॉस्ट होगा। तो ये कॉस्ट हम मैक्सिमम में बात करते हैं, तो ये छोटे छोटे जो पार्ट हैं इनको हम इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख लें 2n3, तो इनका कॉम्प्लेक्सिटी है n3, 3n² + 5 इनका ऑर्डर ऑफ n², 2n³ + 3n³। अब इस +5n -10 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सीधे ऑर्डर ऑफ n³। अब इन दोनों ही वैल्यू को जरा गौर से देखिए। मैथमेटिकल इक्वेशन यहाँ पर 2n³ + 1 है, यहाँ पर 2n³ + 3n³ + 5n -10 है। -10 रखिए, +10 कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैथमेटिकल नोटेशन में कॉम्प्लेक्सिटी को डिनोट हम करते हैं ऑर्डर ऑफ। अब नंबर ऑफ इनपुट क्या होगा इस पर डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ इनपुट क्या है वो n से रिप्रेजेंट आप कर रहे हैं, तो यहाँ ऑर्डर ऑफ n³, ऑर्डर ऑफ n², ऑर्डर ऑफ n³। तो प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को जब भी मेजर करना हो तो fn इज ऑर्डर ऑफ g ऑफ n। g ऑफ n का क्या ऑर्डर है उसके आधार पर, और ये ऑर्डर जनरली आपको बहुत घबराने की जरूरत नहीं। किसी भी मैथमेटिकल नोटेशन आपसे हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए, तो आप देख लीजिए कि मैक्सिमम पावर किसका जा रहा है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो स्वाभाविक है कि n² n ये मैक्सिमम वैल्यू है, और यही ऑर्डर ऑफ g ऑफ n होगा, और इसी को हम कॉम्प्लेक्स बिग गो नोटेशन से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो अब देखिए मैथमेटिक्स में जब बुक में आप जाएंगे तो आपको ये रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। इस रिप्रेजेंटेशन को समझना बहुत जरूरी है। आप बुक जब पढ़ेंगे तो इतना कुछ डिटेल में नहीं बताया जाएगा, वहां पर हो सकता है ये इक्वेशन सिंपली लिखा जाए, एग्जामिनेशन में ये लिखा रहेगा, इसका मतलब कैसे समझेंगे। तो ये क्या कहता है, इफ fn इज इक्वल और लेस देन c ऑफ g ऑफ n। c ये आइटम है जो हमने बताया, c ऑफ g ऑफ n वेयर c इज ग्रेटर देन 0। ये कांस्टेंट वैल्यू क्या होगा, निश्चित रूप से 0 से तो 1 ही होगा। 0 टाइम तो हम बात ही नहीं कर सकते हैं। टाइम या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, हम बोलेंगे 0 टाइम लगेगा, 0 स्पेस होगा। अगर सिंगल बिट इंस्ट्रक्शन भी है तो आपको कुछ ना कुछ समय तो लगेगा, नैनो माइक्रो सेकेंड में। तो आप ये 0 से बड़ा होगा निश्चित रूप से। और फॉर ऑल n इक्वल और ग्रेटर देन n0। अब n0 एक वैल्यू है, n0 वो वैल्यू है जिसके बाद के हर वैल्यू, n के हर वैल्यू पर g ऑफ n हमेशा fn से बड़ा होगा। अब ये कैसे होगा आगे के एग्जांपल में हम समझाएंगे, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी, घबराने की बात नहीं है। आप सिर्फ इसको याद रखें कि फॉर ऑल n इक्वल और ग्रेटर देन n0 देन fn इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g ऑफ n एंड gn इज एन एसिम्प्टोटिकली टाइट अपर बाउंड फॉर n। कहने का सीधा मतलब है बिल्कुल विदाउट एनी कॉम्प्लेक्सिटी। इसको समझने, चूंकि कॉम्प्लेक्सिटी का पेपर है तो समझने में भी बच्चों को ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। आप इस बात को ध्यान में रखें कि n0 वो वैल्यू है जिसके बाद n के हर वैल्यू के लिए fn का वैल्यू ऑर्डर ऑफ gn से बड़ा होगा। और वो बड़ा मतलब बहुत बड़ा नहीं होगा। ऐसा आप नहीं कह सकते कि 3 ईयर कोर्स है, 5 ईयर मैक्सिमम ड्यूरेशन है, तो किसी बच्चे को 10 साल में भी कर लेगा, कोई बात नहीं है, 10 साल में क्या करना है, नहीं। वो टाइट अपर बाउंड करने का मतलब जस्ट ऊपर वो रेंज की हम बात कर रहे हैं, जहां पर अगर हम बोले
कि 15 मिनट में कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, तो आप 15 मिनट के बदले बोल रहे हैं 16 मिनट, 17 मिनट। मतलब हर सिचुएशन में इसमें कोई भी बदलाव आप करें उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि कांस्टेंट वैल्यू तो चेंज होंगे ही होंगे। आप किसी प्रोग्राम को रन करने जाएंगे तो आपके रिक्वायरमेंट के आधार पर सिस्टम नहीं दिया जाएगा। ऐसा तो नहीं कर सकते कि हाँ हम तो सॉफ्टवेयर बनाएंगे लेकिन i7 प्रोसेसर ही आप खरीदेंगे तो उस पर रन करेगा, आपका सॉफ्टवेयर फ्लॉप कर जाएगा। मार्केट में जो 5 साल पहले भी सिस्टम है उस पर भी हम रन करेंगे, हम एडवांस सिस्टम पर भी रन करेंगे, दोनों में टाइम डिफरेंस आएगा। इसलिए हम टाइट अपर बाउंड की बात कर रहे हैं कि आप चाहे पुराने से पुराना सिस्टम लें, नए से नया सिस्टम लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऑर्डर बिग ओ नोटेशन जो है ये बताता है ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एन, मतलब ये टाइट अपर बाउंड की बात करता है, मतलब उस रेंज से मैक्सिमम टाइम लग ही नहीं सकता है। और यही हमारी कॉम्प्लेक्सिटी या एल्गोरिदम को समझने का तरीका है। अब इस लेक्चर में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको पहले मिटाते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं। लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं कैटेगरीज ऑफ एल्गोरिदम। जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया है, जैसा कि आप जानते हैं कि हम 5 अलग अलग कैटेगरी की बात करते हैं। कांस्टेंट टाइम एल्गोरिदम, जिसमें इन नंबर ऑफ इनपुट कुछ भी हो, एक कांस्टेंट टाइम में एग्जीक्यूशन होगा, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्डर ऑफ 1। लीनियर टाइम एल्गोरिदम, इट इज़ टोटली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इनपुट या नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, ऑर्डर ऑफ n। लॉगरिथमिक टाइम एल्गोरिदम, ऑर्डर ऑफ log n। पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिदम में ऑर्डर ऑफ n टू पावर k, वेयर k इज ग्रेटर देन 1, k का वैल्यू हमेशा 1 होना चाहिए। पॉजिटिव वैल्यू की हम बात करते हैं और 1 से बड़ा हो तो ज़्यादा बेटर है। इसके बाद एक्सपोनेंशियल टाइम एल्गोरिदम है, जो 2 के पावर में एक्सपोनेंशियली वैल्यू चेंज होगा। अब जरा टाइम कांस्टेंट में कितना फर्क पड़ता है अलग अलग एल्गोरिदम का, अगर नंबर ऑफ इनपुट पैरामीटर पर हम देखें तो ये हमारा नंबर ऑफ इनपुट है। आप ज़रा गौर से देख लीजिए, हमने 5 अलग अलग वैल्यू पर कंसीडर करने की कोशिश की है। नंबर ऑफ n का वैल्यू 1, 2, 4, 8 और 16 लिया है हमने। इसके आधार पर अगर हम एल्गोरिदम को कंपेयर करने की कोशिश करें तो ऑर्डर ऑफ 1 के केस में नंबर ऑफ इनपुट कुछ भी हो, हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर 1 कांस्टेंट टाइम लगेगा, कांस्टेंट वैल्यू है 1। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है, सबसे आसान है, कॉम्प्लेक्सिटी निकालने की बात ही नहीं है। चाहे नंबर ऑफ इनपुट 16 हो, 32 हो, 100 हो, 1000 हो, 1 लाख हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको एक निश्चित फिक्स टाइम कांस्टेंट में काम हो जाएगा। लेकिन अगर ऑर्डर ऑफ log n की बात करें तो log n में देखिए 1 में 1 है, 2 में 1 है, 4 में 2, 8 में 3 और 16 में 4 है। तो यहाँ इससे तो थोड़ा ज़्यादा है log n, लेकिन ये बाकी के रेस्पेक्ट में बहुत कम है। अगर ऑर्डर ऑफ n की हम बात करें जो लीनियर टाइम एल्गोरिदम है, तो लॉगरिथमिक टाइम उससे भी कम लग रहा है। लीनियर की बात करें तो नंबर ऑफ इनपुट के करस्पॉन्डिंग 1, 2, 4, 8 और 16। अगर एल्गोरिदम हमारा n log n है, जो पिछले लेक्चर को आप देखेंगे लेक्चर नंबर 8, उसमें डिटेल समझाया हुआ है, तो उस पर यहाँ डिस्कशन नहीं करेंगे। n log n की अगर हम बात करें, इटरेटिव मेथड में आपने देखा था, तो वहाँ पर टाइम कांस्टेंट हमारा तो 1 के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 यहाँ तक ठीक है, 4 में यहाँ 8 हो जा रहा है, 24 हो रहा है, 64 हो रहा है। क्यों हो रहा है? n ऑर्डर ऑफ n मल्टीप्लाइड बाई log n, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन से वैल्यू निकल रहा है। तो आप सोच लीजिए कि यहाँ पर 4 गुना बढ़ गया, मतलब हमारा फंक्शन किस तरह से एक्सप्लोर कर रहा है एल्गोरिदम। अगर ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर की बात करें या ऑर्डर ऑफ n क्यू की बात करें, तब आप देखिए इसी सेम वैल्यू पर कितना टाइम लग रहा है, 1, 4, 16, 64 एंड 256 n स्क्वायर।
अगर एन क्यू हो तो देखिए 1864, 4096। और सबसे ज़्यादा टाइम हमको लग रहा है एक्सपोनेंशियल टाइम एल्गोरिथम 2 टू पावर एन। 2 टू पावर एन में 1 2 टू पावर 1 इक्वल टू 2, 2 टू पावर 2 इक्वल टू 4, 2 टू पावर 4 इक्वल टू 16, 2 टू पावर 8 256 एंड 2 टू पावर 16 65,536। अब इस पैरामीटर के आधार पर आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि अब किस तरह के इटरेटिव स्टेटमेंट में किस तरह से ये ऑर्डर ऑफ 1, ऑर्डर ऑफ लॉग एन, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, एन स्क्वायर, एन क्यू एंड 2 पावर एन, ये सारे फीचर प्रोग्रामिंग बिहेवियर में लास्ट लेक्चर में आप देख लीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो पहले उस लेक्चर नंबर 8 को आप देखें, फिर से देखें, समझ लें और तब इस टेबल पर आए तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। हम जैसे जैसे अलग अलग अगर एल्गोरिदम को सेलेक्ट करते हैं तो हमारा टाइम कांस्टेंट कितना बड़ा हो जाता है। तो बीगो नोटेशन बड़ा आसान है सिंप्लीफिकेशन के लिए, एनालिसिस के लिए, कि हमारे एल्गोरिदम में कितना टाइम लगेगा, किस तरह का एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट आपने प्रोग्रामिंग में लगाया है। क्योंकि सेम इनपुट वेरिएबल, अगर हम 16 की सिर्फ बात कर रहे हैं तो आप देख लें कि कांस्टेंट टाइम में तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉग एन में, ऑर्डर ऑफ एन में, एन लॉग एन में, और ये रेस्पेक्टिवली कितना तेजी से बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम वैल्यू बढ़ाते जाएंगे आप सोचिए कि वो कितना बड़ा वैल्यू हो जाएगा। तो अगर हमारा काम इससे चलता है तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल क्यों करें, इसका इस्तेमाल क्यों करें, या इसका इस्तेमाल अगर हम कर रहे हैं तो टाइम अननेसेसरी बर्बाद कर रहे हैं। तो ये टेबल एक्चुअल में एक हमको आउटलुक देता है, हमको समझने में अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाता है कि अपने प्रोग्राम में हम किस तरह के लूपिंग की बात करें, किस तरह के इटरेटिव स्टेटमेंट का इस्तेमाल करें जिससे हमारा काम आसान हो, समय कम लगे, स्पेस कम लगे और हमारा प्रोग्राम इफ़िशिएंटली रन कर सके। अगर हम इस तरह के एल्गोरिदम को यूज करेंगे स्वाभाविक है कि टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, स्पेस भी ज़्यादा लगेगा। तो टाइम और स्पेस को बचाना है आपको प्रोग्रामिंग लॉजिक में, और हम उसी लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे जो बहुत ही ज़रूरत है, जिसका उसके बगैर काम नहीं चल सकता। अदरवाइज़ हम प्रयास करेंगे कि हमारा कम से कम समय लगे और हमारा काम आसानी से हो। लेकिन बीगो नोटेशन के कुछ डिमेरिटिव है, कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं जिनको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना बड़ा कठिन काम है, टू हार्ड टू एनालाइज मैथमेटिकल। कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम है जिसको मैथमेटिकल मॉडल में डाला ही नहीं जा सकता है, कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, और वैसे मॉडल के केस में आप बिग ओ एनालिसिस नहीं कर सकते। तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम क्या, नॉट सफिशिएंट टू फाइंड एवरेज केस। ये तो वर्स्ट केस की बात करता है, ये तो मैक्सिमम टाइम की बात करते हैं, अपर बाउंड की बात करता है, ये लोअर बाउंड या एवरेज की बात नहीं करते। तो इसमें उस तरह के कुछ प्रॉब्लम है जो एवरेज केस के आधार पर डिसाइड किए जाएंगे, उनके लिए प्रॉब्लम है, उनको ये एनालिसिस हम नहीं कर सकते इसमें। डज नॉट कंसीडर द प्रोग्रामिंग इफोर्ट। अब देखिए प्रोग्राम आपने बना लिया, लेकिन इस एनालिसिस में जो एल्गोरिदम हमने दिया, हमने प्रोग्रामिंग इफोर्ट का ख्याल ही नहीं रखा इसमें, कि अगर एक स्मार्ट प्रोग्रामर है तो कहीं न कहीं वो कंसीडर करेगा, उसको शॉर्टेस्ट तरीका अपनाएगा और कुछ नई टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है। मतलब प्रोग्रामर के इफ़िशियंसी का कोई कंसिडरेशन इसमें नहीं है, ये सिर्फ स्टेटमेंट और इनके एनालिसिस के आधार पर, एल्गोरिदम के आधार पर है। इसमें प्रोग्रामर के द्वारा यूज किए गए लॉजिक या स्टेटमेंट का कोई डिस्कशन नहीं करता है। और चौथा सबसे बड़ा समस्या है इसमें है कि इग्नोर्स इम्पॉर्टेंट कांस्टेंट। अब देखिए कांस्टेंट की बात हमने की, जैसे हम अगर लिखते हैं यहाँ पे, अगर बात करें ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, अब ऑर्डर ऑफ 1000 एन स्क्वायर हो और ऑर्डर ऑफ 10 एन स्क्वायर हो, ऑर्डर ऑफ 1
इन तीनों ही कॉम्प्लेक्सिटी को कंसीडर हम करते हैं n स्क्वायर, क्योंकि हमने कांस्टेंट को इग्नोर कर दिया है। बिगो नोटेशन में कांस्टेंट को हम इग्नोर करते हैं कि कांस्टेंट वैल्यू का क्या है, चलो ठीक है 2 है 5 है, लेकिन प्रैक्टिकली अब आप सोचिए 10n स्क्वायर 1000n स्क्वायर और 1,00,000n स्क्वायर, इसके वैल्यू को आप जरा कैलकुलेट करके देखें, इनका वैल्यू एक सिंपल 2 या 4 रख ले, तब भी आपको अंतर समझ में आ जाएगी। तो बहुत सारे केस में यहाँ पर थोड़ा सा कमी है, क्योंकि हमने कांस्टेंट को इग्नोर करने का फैसला बिगो नोटेशन में किया गया है। लेकिन रियल में अगर बहुत बड़ा कांस्टेंट वैल्यू हो तो उसका प्रभाव भी हमारे इफ़िशियंसी पे, कॉम्प्लेक्सिटी में, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पर पड़ता है, जिसको हमने यहाँ इग्नोर किया है, जबकि इग्नोर नहीं करना चाहिए था। लेकिन ओवरऑल हम प्रोग्रामिंग कॉन्टेक्स्ट में बिगो नोटेशन की बात करें, अपर बाउंड की बात करते हैं, तो हम यहाँ पर इग्नोर करते हैं। और ये कुछ डिमेरिट है जिनको ध्यान में रख के जब हम एल्गोरिदम डिज़ाइन करेंगे तो इस बात को, और कॉम्प्लेक्सिटी की एनालिसिस करेंगे तो इस बात को भी ध्यान में रखना होगा। और हम आशा रखते हैं कि इतना कुछ अगर आप समझ गए हैं तो बिगो नोटेशन में कोई ज़्यादा समस्या नहीं होगी, और भी कॉम्प्लेक्सिटी की बातें करेंगे हम अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।